अगर आपको पिछली वीडियो याद हो तो उसके अंदर हम लोगों ने ना सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दिया था बल्कि एक गेम प्लान भी सेट किया था। हम लोग इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए एक थ्योरी को शक्ल देने वाले थे या फिर एक अंडरस्टैंडिंग को शक्ल देने वाले थे। किस चीज़ की थ्योरी? पार्टिकल मॉडल ऑफ मैटर या काइनेटिक मॉडल ऑफ मैटर की। इस वीडियो के अंदर हम कुछ बेस से बुनियादी सवालात करेंगे और आप लोगों को कुछ एक्सियम्स, कुछ सर्टेन रूल्स दे देंगे कि आप जाके सोचें कि इनका क्या मतलब है। इसके लिए सबसे अच्छा सवाल होगा कि हम लोग पूछें कि नेचर में हमें आसपास क्या दिखता है, वो कौन सी चीज़ें हैं जो फंडामेंटली हमें क्यूरियस करती हैं। एज लिविंग बीइंग्स वाटर और एयर हमें बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल होता है। अब इस पर आपका एक बहुत जायज़ सवाल हो सकता है कि वाटर है क्या, मतलब बहुत वियर्ड चीज़ है वाटर, जिस तरह वो एक्ट करता है। आपका ये सवाल करने की रीज़न ये है कि अस्यूम करें आपको कभी फिज़िक्स नहीं फॉर्मली पढ़ाई गई और उसके साथ साथ आपके पास जितनी नॉलेज है सिर्फ आपके मुशाहिदे से, सिर्फ सराउंडिंग ऑब्जर्वेशन से। चलिए पानी के भाप बनने के या उसके बर्फ़ बनने के अमल को देखते हैं। इसको चेंजेस ऑफ स्टेट कहा जाता है और ऐसे बेसिक क्वेश्चंस को आंसर करते करते ही हुई है फिजिक्स में प्रोग्रेस। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपका मैटर को लेकर और स्पेशली वाटर को लेकर क्या कॉन्सेप्ट है, तो आप कहोगे यार मैटर वेगली मुझे लगता है कि कंटिन्यूस चीज़ होगी। बाकी वाटर जो है मैं देख सकता हूँ वो क्या होता है, वो कभी पानी होता है, कभी बर्फ़ होता है, कभी हवा होती है, मतलब स्टीम होती है, लेकिन अंडरलाइंग थ्योरी नहीं है मेरे पास कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मेरे पास एक व्हाट क्वेश्चन था जिसे मैंने सिर्फ मुशाहिदा करके, ऑब्जर्व करके हासिल कर लिया, लेकिन मेरा हाउ क्वेश्चन अभी तक अनआंसर्ड है कि जो हो रहा है वो हो तो रहा है लेकिन क्यों हो रहा है। और मिसाल के तौर पे मुशाहिदों में से एक मुशाहिदा, अगर हॉटर टेम्परेचर होता है तो मैं देखता हूँ कि आइस जो है वो जल्दी मेल्ट हो जाती है। ठीक है, वो तो मुझे पता है मुशाहिदे से और इंट्यूशन भी बन गई है, लेकिन क्यों होती है अभी नहीं पता मुझे। लेकिन मेरी इंट्यूशन, मेरी फीलिंग के अंदर ये वाली बात है कि इसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर से लेना देना होगा। एक और वेग सी जो है ना अंडरस्टैंडिंग है, एक इंट्यूशन है कि यार जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ हीट एनर्जी भी ज़्यादा होनी चाहिए। एग्जैक्टली ऐसा ट्रू नहीं है लेकिन ऐसा लगता है। और क्यों ऐसा लगता है? मिसाल के तौर पर आपके पास हीटर है, जैसे आपने आइस क्यूब के आगे रख दिया है, वो हीटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले रहा है और उसे हीट की फॉर्म में आगे ट्रांसफर कर रहा है, उसकी वजह से जल्दी मेल्टिंग हो रही है। और आपने पहले ही सोच रखा है कि यार टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो मेल्टिंग ज़्यादा होती है। कुछ ना कुछ ताल्लुक, कुछ ना कुछ एग्जैक्टली नहीं पता लेकिन कुछ ना कुछ ताल्लुक है। यानी मुझे नज़र आ रहा है ना, एनर्जी या टेम्परेचर के ज़्यादा होने की वजह से मेल्टिंग या तो बहुत जल्दी होती है या तो फिर एवेपोरेशन या फिर बॉइलिंग। और ये दोनों डिफरेंट टर्म्स है, एवेपोरेशन और बॉइलिंग, ये जुदा टर्म्स है, हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे इन लोगों को क्यों जुदा है ये। खैर बैक टू द बेसिक क्वेश्चन, हम लोग इस चेंज ऑफ स्टेट्स को क्वालिटेटिवली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं या तो एनर्जी या टेम्परेचर के सेंस में। मतलब क्वांटिटेटिवली भी कर सकते हैं, हम बॉइलिंग पॉइंट सेट कर सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट सेट कर सकते हैं, लेकिन वो कोई फॉर्मूला या रिलेशनशिप थोड़ी है, वो बस नंबर्स हैं सर्टन। तो अगर आपका दिमाग थोड़ा सा और क्यूरियस है तो वो कहेगा नहीं, ये एक दो लाइन के आंसर्स नहीं चाहिए, मुझे एक वर्किंग थ्योरी चाहिए। इसमें एंटर करते हैं रिडक्शनिस्ट्स। रिडक्शनिज्म बेसिकली आपको पता नहीं होना चाहिए ओ लेवल से जिस भी लेवल पे आप ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली वो लोग कहते हैं कि अगर हमारे पास एक स्ट्रक्चर मौजूद है, उसका कोई ना कोई सब स्ट्रक्चर होगा जिसकी वजह से हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे वो स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है। इससे आपने डरना नहीं है, बस वो ये कहते हैं बड़ी चीज़ें छोटी चीज़ों से बनी हुई हैं, यानी टू एवरी बिगर पिक्चर देयर इज़ और आर स्मॉलर पिक्चर्स। और अगर हम किसी हद तक कामयाब हो जाते हैं ना अपने इन सवालात को जवाब देने में, तो ये छोटी मोटी क्यूरियोसिटीज़, जैसे कि हम लोग परफ्यूम सेंट को दूसरे कमरे से कैसे सूंघ रहे हैं, पानी और रॉक को तो नहीं सूंघ रहे हम लोग। चलिए नहीं सूंघ सकता मैं परफ्यूम के अलावा इन दो चीज़ों को, लेकिन डिफाइनिंग डिफरेंस क्या है इनके बीच में? एक तो हमने स्टेट्स ऑफ मैटर नहीं पढ़ा, मतलब मुझे एक थोड़ी इंट्यूशन तो है स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होती हैं, लेकिन चेंज ऑफ स्टेट पे हम लोगों ने कोई इतनी हार्डकोर साइंस नहीं समझी अभी तक यहाँ डिस्कस की कि हम लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सकें उसकी वजह से। इसके साथ एक और क्वेश्चन निकलता है, वो ये है कि लेट्स से कि परफ्यूम मेरी नाक, मेरे ऑयल फैक्टर के साथ जो है इंटरेक्ट कर रही है, तो ये बड़ी पिक्चर के साथ इंटरेक्ट कर रही है, लेकिन जो हम सब स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर के बारे में बात करने लगे वो स्मॉलर पिक्चर है। तो बिगर पिक्चर अगर बिगर पिक्चर के साथ इंटरेक्ट करिए, स्मॉलर पिक्चर को स्मॉलर पिक्चर के साथ भी इंटरेक्ट करना चाहिए। उसके बारे में क्या उसके बारे में कोई अंडरस्टैंडिंग है हमें? ये भी देखना ज़रूरी है। इसकी अंडरस्टैंडिंग हमारे पास आएगी एक्सपेरिमेंट्स में जाकर, जब हम लोग डिफ्यूजन का प्रोसेस देखेंगे कि उसमें हम लोग क्या अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और दूसरा ब्राउनियन मोशन का। एक और चीज़ रह गई है, ये डायग्राम। और मैं आपको पहले ही बता दूं, आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि मैंने स्टेट्स ऑफ मैटर की बात नहीं की हुई, लेकिन सॉलिड लिक्विड गैस में कह रहा हूँ। आप लोग फिलहाल उसमें समझ लें कि मैं लिक्विड को वाटर कह रहा हूँ, सॉलिड को आइस कह रहा हूँ, और गैस का मतलब स्टीम है। एनीवेज, यहाँ मेरा क्वेश्चन क्या है, इन बार्स को, इन रीजन्स को लेकर जो फ्लैट है, ये क्यों फ्लैट है? देखते हैं ज़रा। हम लोग ये सोच के चल रहे थे कि हम लोगों ने कभी भी फिजिक्स सही से नहीं पढ़ी, बस हम लोग ऑब्जर्वेशंस को जानते हैं। तो अस्यूम करें आपके पास एक थर्मामीटर है। अच्छा, आप साइंस नहीं जाते लेकिन आपके पास थर्मामीटर है वेरी फनी। तो होता कुछ यूँ कि आप आइस क्यूब अभी अभी निकालते हैं फ्रेश फ्रीज़र में से, और किसी तरह उसके अंदर एक थर्मामीटर आप स्टिक कर लेते हैं। अब आप किसी तरह उसको कॉन्स्टेंटली हीट देते रहते हैं, मतलब एक कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ हीट उसको मिल रहा है, एनर्जी मिल रही है उसको। मिसाल के तौर पे हीट बाथ या वाटर बाथ। अब ये क्या है, इसकी एक्सपेरिमेंटल इंपॉर्टेंस क्या है, किसी और दिन देखेंगे। ये कॉन्स्टेंट हीट सप्लाई है। लेकिन बहरहाल आपने फ्रीज़र से निकाली आइस और आपने उसे हीट करना स्टार्ट किया, और आप कह रहे हैं अच्छा ठीक है मैंने इसे हीट किया, तो ज़्यादा हीट कर रहा हूँ तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा इसका।
तो अब आप एक जो अगली ऑब्जर्वेशन करेंगे वो ये है कि नियर टू 0 डिग्री जो आइस है वो पानी के अंदर जो है कन्वर्ट हो रही है। अच्छा, मैंने आपको अभी तक एक्सिस नहीं समझाया। चलिए मज़ीद कुछ समझाने से पहले मैं आपको एक्सिस पहले समझा दूँ। आपके पास एक वर्टिकल एक्सिस है टेम्परेचर का, सही, और आपके पास एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है एनर्जी का। इसे एनर्जी नहीं, इसको टाइम रखना चाहिए क्योंकि कांस्टेंट जो आपके पास हीट सोर्स है वो कॉन्स्टेंटली उसको हीट सप्लाई कर रहा है। तो इसका मतलब सेट अमाउंट टाइम के बाद 2 सेकंड के बाद 2 जूल, 4 सेकंड के बाद 4 जूल, 8 सेकंड के बाद 8 जूल, इस तरह फॉर एग्जांपल। अब यहाँ बहुत अजीबोगरीब, आपको याद है आपकी एक इंट्यूशन थी, एनर्जी एक चीज़ को दो उसका टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, वो क्वेश्चन हो रही है। यानी एक रीजन है यहाँ पर मौजूद है 0 डिग्री के बाद जहाँ पर आप उसे एनर्जी दे जा रहे हैं लेकिन उसका टेम्परेचर नहीं राइज कर रहा। आइस और लिक्विड जो है वो दोनों के दोनों जो है, मैं इंक्लूसिव होकर बात कर रहा हूँ, मतलब कि जो आपके पास आइस है वो भी 0 डिग्री पे रहेगी और आपके पास जो लिक्विड है वो भी 0 डिग्री पे रहेगा जब तक पूरी की पूरी आइस जो है उस वाटर के अंदर कन्वर्ट नहीं हो जाती। वैसे 0 डिग्रीज की इंपॉर्टेंस क्या है, इसको हम कहते हैं मेल्टिंग या फ्रीजिंग पॉइंट। अब इस फ्रीजिंग या मेल्टिंग पॉइंट यानी 0 डिग्रीज के बारे में अजीबोगरीब और स्पेशल बात भी यही है कि बराबर एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ा के दे रहा। अजीब, पानी गर्म होता है, उसका टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन जब तक मेल्टिंग हो रही है और जब तक पूरा का पूरा कन्वर्ट नहीं हो गया वो वाटर के अंदर, इस स्टेज के अंदर जाके वो हीट करता है। ज़ाहिर है आप उसे एक कांस्टेंट हीट सप्लाई जो दे रहे हैं, एक सेट रेट है जिसके हिसाब से सेट हीट उसे सेट टाइम में मिल रही है। यानी कि आप उसे कांस्टेंट रेट के ऊपर से एनर्जी दे रहे हैं और आपको नज़र आ रहा है कि टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ कर रहा है, बिल्कुल आपकी गट फीलिंग के हिसाब से। और फिर एक पॉइंट ऐसा आता है कि जिस पे आप देखते हैं कि वायलेंटली स्टीम बन रही है लेकिन यार थर्मामीटर कोई इंक्रीज इन टेम्परेचर रजिस्टर ही नहीं कर रहा। हमने एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात नहीं की तो हम लोग कहेंगे 100 सेल्सियस। 100 सेल्सियस पे वो स्टक है जब तक कि तमाम लिक्विड, तमाम वाटर गैस के अंदर यानी स्टीम के अंदर नहीं कन्वर्ट हो जाता। और हमारा बुनियादी सवाल यही है यार, एनर्जी जब मैं पुट कर रहा हूँ टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा, इंट्यूशन क्यों मेरी गलत साबित हो रही है। लोड्स ऑफ एनर्जी यूर पुटिंग इन लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और इस तमाम अब्जॉर्प्शन के बाद जब तमाम वाटर स्टीम बन जाता है और लेट से आपके पास एक थर्मामीटर है जो स्टीम का टेम्परेचर मेजर कर सकता है, तो वो अब वो स्टीम का टेम्परेचर बढ़ रहा है अपने मज़े से, उसमें कोई मसला नहीं है। ये एक फंडामेंटल क्वेश्चन है, ये जो बार्स हैं, जो दरमियान में रीजन्स हैं, ये क्यों एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ पर टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा, ये एक फंडामेंटल क्वेश्चन है। अब हम क्या करेंगे, हम सर्टेन एजम्पशंस जिन्हें हम एक्सियम या पोस्टुलेट्स कहेंगे वो लेंगे हमारे ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर, बस ये स्टूपिड ना हो। पहला एक्सियम या एजम्पशन के हमारे पास मैटर पार्टिकल्स, छोटे पार्टिकल्स से बना हुआ है। ये पार्टिकल्स हम लोग स्फेरिकल बॉल्स की तरह कंसिडर करेंगे, मतलब आपके पास कंपाउंड हो, आयन हो, आपके पास मॉलिक्यूल हो। हम होमोजेनस स्टफ, अगर आपको पता है होमोजेनस स्टफ क्या होता है, होमोजेनस हम लोग जो है मटेरियल कंसिडर करेंगे। अगला पोस्टुलेट कि वो मोशन में है। भाई हम काइनेटिक मॉडल बना रहे हैं, ज़ाहिर है मोशन वाली चीज़ होगी। और मोशन हम लोग क्यों कंसिडर कर रहे हैं, परफ्यूम वाली एनालॉजी पे जाएं ज़रा। उसका सेंट अगर आपको दूसरे रूम तक आ रहा है, कोई ना कोई चीज़ मोशन में है ना जो चल के आपके पास आई है, तो ये दूसरा पोस्टुलेट। अब ऑल्दो ये जो बात मैं करने लगा हूँ ये क्लेम है, लेकिन हमारे पोस्टुलेट्स हमें फोर्स करते हैं कहने के लिए कि मैटर कंटिन्यूस नहीं है, वो डिस्क्रीट पार्टिकल्स, डिस्क्रीट मूविंग पार्टिकल्स से बना हुआ है। और ये अगला पोस्टुलेट तो क्या ही चीज़ है। अभी अभी आप लोगों ने कुछ पार्टिकल्स इंट्रोड्यूस किए जो कि मूव कर रहे हैं यानी किसी वेलोसिटी के साथ। उनकी वेलोसिटी या वो कितना वायलेंटली मूव कर रहे हैं ये बात बढ़ेगी जब आप इसमें एनर्जी डालेंगे। आप सोचेंगे मैं ये बात क्यों मानूं, एनर्जी ऐड करने से वेलोसिटी बढ़ेगी। वेल आई होप आप में से कुछ लोगों को काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का पता है। आप ज़रा सोचें आप कर क्या रहे हैं, आप ऑफर कर रहे हैं एनर्जी मटेरियल को, तो या तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी या तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। लेकिन ज़रा एक सेकंड पोटेंशियल एनर्जीज के बारे में सोचें आप। मिसाल के तौर पे ग्रेविटेशनल फील्ड या स्प्रिंग्स के अंदर सिर्फ ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करने से उनकी पोटेंशियल एनर्जी में फ़र्क आता है। अब आप तो इनपुट कर रहे हैं हीट, किसी पार्टिकल को मूव तो नहीं कर रहा है फील्ड के अंदर, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी सिर्फ बढ़ेगी। सो आई थिंक इट इज़ सेफ टू से कि इस केस में टेम्परेचर या एनर्जी से आपकी पोटेंशियल एनर्जी नहीं बढ़ेगी, यानी कि आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, जिसका मतलब है आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है। आपकी इनपुट हीट बढ़ेगी, उससे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, उससे टेम्परेचर बढ़ेगा। और इस ग्राफ पे आप देख लें एनर्जी ऐड करने से रफली आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज ही कर रहा है। अब क्योंकि एनर्जी को ऐड करना मतलब वेलोसिटी को बढ़ाना, और एनर्जी को ही ऐड करने का मतलब है कि टेम्परेचर को बढ़ाना। इसका मतलब वेलोसिटी को ऐड करना और टेम्परेचर को बढ़ाना एक ही चीज़ है। अब मिसाल के तौर पे आपके पास कंटेनर है, आपको आके कोई इन्फॉर्मेशन देता है कि इसमें से ज़्यादातर जो पार्टिकल्स हैं इसके अंदर वो बहुत वायलेंटली मूव कर रहे हैं, तो आप डिड्यूस कर सकते हैं कि इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा इस चीज़ का, और अगर कम वायलेंटली मूव करते तो कम टेम्परेचर होता। अच्छा, ये मैंने कट क्या किया हुआ है, ये मैंने पांचवा पोस्टुलेट इसलिए कट किया हुआ है कि ये पोस्टुलेट नहीं है। हम क्लेम्स में इसको डिड्यूस कर सकते हैं अपने पोस्टुलेट से। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे ज़रा कि इस पर क्रिटिकल थिंकिंग अगर अप्लाई करें तो क्या है। हाँ, इन दोनों चीज़ों को इस वीडियो में देख लेना चाहिए। मिसाल के तौर पे क्या वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाली है टेम्परेचर के? नहीं, इतना आसान नहीं होने वाला। मतलब देयर इज़ गोइंग टू बी अ डिपेंडेंस, वेलोसिटी टेम्परेचर पे या टेम्परेचर वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, लेकिन डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी का नहीं होगा। बल्कि हायर फिजिक्स में तो इस पर काफ़ी चर्चा है।
सो अगली वीडियो में हम लोग इस फोर्स के बारे में देखने वाले हैं और हमें पता चल जाएगा कि परफ्यूम क्यों रूम्स के थ्रू जो है मूव कर रही है, रॉक को क्या चीज़, कोई चीज़ है क्या होल्ड कर रही है। फोर्स यहाँ इमर्जेंट प्रॉपर्टी निकलने वाली है काइनेटिक मॉडल ऑफ मैटर के। अब ये इमर्जेंट प्रॉपर्टी बेसिकली एक जार्गन है दो, और जार्गन भी स्पेशल किस्म का, तो मैं इसे फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड मैं इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो कोलर्नर्स, आई होप आप लोगों ने मुझसे कुछ आज सीखा होगा। मैंने तो आपको समझाते हुए बहुत कुछ सीखा है, जिसकी वजह से मैं आपको कहता हूँ और आपको याद रखने के लिए कहता हूँ कि वी आर नॉट टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, वी आर कोलर्नर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।